हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। आज हम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर समाज में कई गलतफहमियां और डर है। समस्या है मिर्गी। मिर्गी कोई छुआछूत या पागलपन नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका इलाज क्या है, और समय रहते हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सुधीर शर्मा, एचओडी न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, अटल सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक संस्थान शिमला। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि मिर्गी को लेकर हमारे समाज में कई तरह की धारणाएं हैं, कई तरह की छुआछूत जो है उसे माना जाता है। तो अगर मैं आपसे आसान शब्दों में समझना चाहूँ, मिर्गी क्या है और ये क्यों होती है? अगर हम मिर्गी के मूल कारण का या मूल जो इसका कारण है उसकी बात करें, तो जो हमारा शरीर है वो हमारे न्यूरॉन्स, जो हमारे मस्तिष्क के कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा संचालित होता है। वहीं पर ही सभी संवेदनाएं जाती हैं और वहीं से ही जो पूरा शरीर का नियंत्रण होता है। तो वैसे तो ये कोशिकाएं हमारे अधीन होती हैं, परंतु यदि किसी कारणवश इन कोशिकाओं में अत्यधिक और सुनियोजित एक साथ विद्युत गतिविधि हो, इन एक्सेस एंड सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो है अत्यधिक जो विद्युत गतिविधि हो, तो उसके द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम मिर्गी या एपिलेप्सी या सीजर कहते हैं। तो इसका मूल कारण है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनमें अत्यधिक विद्युत गतिविधि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो होती है। अब इसके जो लक्षण हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि मस्तिष्क के किस हिस्से में यह अत्यधिक गतिविधि हो रही है। तो कई बार ये गतिविधि मस्तिष्क के एक हिस्से में हो सकती है, सीमित हो सकती है, कई बार ये संपूर्ण मस्तिष्क में हो सकती है। तो इसी वजह से जो सीजर है या जो मिर्गी है उसके दौरे को हम दो प्रकार के भागों में विभाजित करते हैं। एक हम कहते हैं जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर वो है जिसमें व्यक्ति अचेत हो जाता है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है कुछ समय के लिए। और एक दूसरा हम बोलते हैं पार्शियल सीजर या फोकल सीजर, जिसमें जो हमारी विद्युत गतिविधियाँ मस्तिष्क के एक हिस्से में केंद्रित रहती है। तो व्यक्ति को जैसे एक हाथ का ऐंठना या एक हाथ में कुछ अजीब सी संवेदना महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, परंतु चेतना जो है वो लुप्त नहीं होती है। तो उसे हम पार्शियल या फोकल सीजर कहते हैं। तो दो प्रकार के। सर, जैसे हमने लक्षणों की बात की, जो आपने बताया कि दो प्रकार से जो है वो मिर्गी का हमें आपने बताया, तो मिर्गी के जो इसके लिए टेस्टिंग कौन सी होती है, कौन से टेस्ट के द्वारा जो है ये पता लगाया जा सकता है कि ये मिर्गी का ही दौरा है? वैसे तो मिर्गी जो है इसे हम कहते हैं इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये लक्षणों के आधार पर बनाया गया एक निदान है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो यह पूरी तरह से रूल आउट कर सके कि ये सीजर नहीं है, परंतु जो विभिन्न प्रकार की जांच हैं वो हमारी सहायता करती हैं ये निर्धारित करने में कि जो ये एपिसोड जो हुआ है ये सीजर है या कोई और प्रकार का चक्कर या नॉन एपिलेप्टिक इवेंट है। तो मुख्यतः जो हम इसमें जांच करते हैं उसमें एक तो ईईजी टेस्ट होता है। जो ईईजी टेस्ट है वो मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि का अध्ययन होता है, जिसके द्वारा हमें इसका निदान करने में सहायता मिलती है। उसके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई जो है ब्रेन का, उससे हमें सहायता मिलती है। उसके अलावा हम खून की भी कुछ जांच हैं जो अवश्य करवाते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम इत्यादि या शुगर, इस तरह के टेस्ट हम कराते हैं। बाकी टेस्ट इस बात पे निर्भर करते हैं कि व्यक्ति को और मिर्गी के अलावा क्या लक्षण हैं, कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये मुख्य कुछ टेस्ट हैं जो मिर्गी के मरीज़ में हम करते हैं, और फिर उसके लक्षणों और इन जांच के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि वो मिर्गी का मरीज़ है या नहीं है। जी।
सर जो सीजर्स हैं, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, तो वो कई तरह के होते हैं। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो बच्चों को जो है वो बुखार जब आता है तो कई बार बच्चों को सीजर पड़ता है, तो क्या उसको भी हम जो सीजर्स की अगर जो हम बात कर रहे हैं, कई तरह के सीजर, अगर हम बड़ी एज के लोगों की भी बात करें तो दांत इकट्ठे होना, या कई बार ऐसा होता है कि शॉकिंग वैल्यू जब होती है तब आपको भी कई बार सीजर आ सकता है, तो क्या उनको सबको हम मिर्गी तो नहीं समझ सकते ना? देखिए, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मिर्गी है वो कोई एक रोग नहीं है, वो रोग का लक्षण है। जिस प्रकार से बुखार जो है अपने आप में बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी का लक्षण है। बीमारी सामान्य सा खांसी या जुकाम भी हो सकता है। जो बीमारी है वो गंभीर बीमारी जैसे टीबी हो गया या टाइफाइड हो गया, वो भी हो सकती है। उसी प्रकार से जो ये मिर्गी के दौरे हैं वो एक लक्षण है, और उसका कारण क्या है वो जांच के आधार पे हम निर्धारित करते हैं, और इसके अनेक से कारण हो सकते हैं, और हर आयु वर्ग में इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। और जो मिर्गी है वो जीवन के हर उसमें क्षेत्र में हो सकती है। एक दिन के बच्चे से लेकर 90 से 100 वर्ष के व्यक्ति को पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। कारण उनमें अलग अलग रहते हैं। अब जैसे आपने बुखार में होने वाले दौरों की बात करी, तो ये विशेष प्रकार के दौरे होते हैं, ये मिर्गी के ही दौरे होते हैं, और ये जो दौरे हैं अधिकतर बच्चों में 5 वर्ष की आयु तक रहते हैं, और ये जो दौरे हैं ये बच्चे को बुखार होने के दौरान ही होते हैं। तो यदि हम अपनी जांच में पाते हैं कि मिर्गी का कोई और कारण नहीं है, ये बुखार वाले ही दौरे हैं, तो अधिकतर उसे नियमित रूप से कोई मिर्गी रोकने वाली दवाई नहीं देते हैं। केवल उसे बुखार के समय तुरंत पैरास्टामोल लें, और एक दवाई जो मिर्गी के दौरे रोकती है वो देते हैं, जो सिर्फ बुखार के समय ही लेनी है, हर समय नहीं लेनी है। और इस प्रकार के दौरे अधिकतर 5 वर्ष के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि आगे जीवन में उन्हें मिर्गी होने की संभावना दूसरे बच्चों से अधिक रहती है, परंतु अधिकतर बच्चे जो हैं पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। सर जब अगर हम मिर्गी के दौरे या सीजर्स की किसी भी सीजर की बात करते हैं तो कई बार जो साथ वाले होते हैं वो घबरा जाते हैं, मुंह में हाथ डाल देते हैं या चम्मच डालने की कोशिश करते हैं, जिससे दांत इकट्ठे हो जाते हैं। तो मिर्गी का जब दौरा आता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो उपचार देना है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मिर्गी का दौरा है अधिकतर 1 से 2 मिनट ही चलता है। तो जब तक आप चिकित्सालय पहुंचेंगे, चिकित्सक के पास पहुंचेंगे, व्यक्ति का दौरा समाप्त हो चुका होता है। अधिकतर व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो चुका होता है। तो जो उसका प्राथमिक उपचार है वह बहुत ही आवश्यक है, और इसके प्राथमिक उपचार के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत से मिथक भी समाज में प्रचलित हैं कि उन्हें जूता सुंघाया जाए, बिल्कुल है ना, उन्हें पैरों की मालिश की जाए, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो क्या ना करें। तो जो चीज़ें नहीं करनी है वो है कि उस व्यक्ति को पानी या खाने की वस्तु बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये एक सामान्य हमारा व्यवहार रहता है कि किसी को चक्कर आ गया तो इसे पानी पिला दो, बिल्कुल इसके मुंह में कुछ डाल दो। तो उस व्यक्ति को पानी ना पिलाएं। वो इसलिए कि व्यक्ति अचेत है, यदि आप ज़बरदस्ती मुंह में पानी डालेंगे वो सांस की नली में जो है जा सकता है, और जिससे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। वो एस्पिरेशन हो सकता है, फेफड़ों में वो पानी जा सकता है। तो बिल्कुल व्यक्ति को कुछ भी खाने को पीने को ना दें जब तक कि व्यक्ति का होश पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। दूसरी बात, जो जनरलाइज सीजर जो हम बात कर रहे थे, उसमें जो व्यक्ति के जो है दांत कई बार भींच जाते हैं, कई बार जीभ भी उनके बीच आके कट जाती है, मुंह से खून भी निकल सकता है। तो लोग क्या प्रयास करते हैं कि दांत किसी तरह खोल दें। तो ये जो मिर्गी का दौरा है, जब तक ये रहेगा वो दांत आप नहीं खोल सकते, और यदि आप ज़बरदस्ती किसी चम्मच से, किसी चीज़ से दांत खोलने की कोशिश करेंगे तो या तो व्यक्ति के दांत में चोट आएगी, कई बार दांत टूट भी जाते हैं, या कोई अपना हाथ, उंगली इत्यादि से प्रयास करते हैं तो उनकी उंगली कट जाती है। तो उससे कोई लाभ नहीं है, केवल उससे मरीज़ या व्यक्ति की हानि ही होती है। जो मिर्गी का दौरा 1 से 2 मिनट चलता है, उसके बाद वो दांत स्वयं ही अपने आप खुल जाएंगे। उस दौरान अगर जीभ कट गई है तो उसके लिए आप तुरंत, जब दौरा चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। कोई जूता सुंघाना या पैरों में मालिश करना, ये नहीं करना है। क्या करना चाहिए? व्यक्ति को
करवट देकर लिटा दें, चाहे वो दाईं या बाईं कोई भी करवट हो सकती है। और यदि आसपास कोई ऐसी वस्तु है जिससे उसे चोट लग सकती है, जैसे कहीं ऊंचाई में है या कोई बेड का कोना है, कोई आग के पास है, तो उससे थोड़ा दूर कर दें, उसके कपड़े ढीले कर दें। और एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो मिर्गी का दौरा है उसका निदान जो है लक्षणों पर आधारित है, तो यदि आप उसका वीडियो बना सकते हैं, आजकल घर घर में फ़ोन है, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, तो यदि उस समय व्यक्ति का वीडियो बना सकें तो हमें यह निर्धारित करने में बहुत सहायता मिलती है कि वो दौरा मिर्गी का था या नहीं था। तो ये प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ उस व्यक्ति का अगर वीडियो बना के आप चिकित्सक को दिखाएंगे तो हमें बहुत उसके निदान में सहायता मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मिर्गी के दौरे के दौरान व्यक्ति को जो है जो सगे संबंधी हैं वो जिस प्रकार से उसके प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। सर, जैसे कि मैं आपसे मिर्गी के विषय में आपसे बात कर रही थी, कई भ्रम है समाज में कि ये छूने से फैल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ती है, स्कूल्स में बच्चे को बहुत गलत तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि क्या मिर्गी जो है अगर किसी को दौरा पड़ता है उसके साथ रहने या उसे छूने से भी फैलती है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिर्गी का पक्ष है। जो मिर्गी है वो एक बहुआयामी रोग है, इस प्रकार से कि ना केवल ये व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती है, इसका एक पारिवारिक पक्ष है, इसका एक सामाजिक पक्ष है और इसका एक आर्थिक पक्ष भी है। जो मिर्गी का रोगी है उसे मिर्गी से तो समस्या है ही, परंतु मिर्गी की वजह से समाज में जो उससे व्यवहार होता है उससे उसका जीवन कहीं और दुष्कर और दुखमय बन जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी मिर्गी को एक कलंक की तरह देखा जाता है। बिल्कुल। जो मिर्गी से ग्रस्त व्यक्ति है उसके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है और अनेक बार उन्हें अपने व्यवसाय में जो है लोगों से पक्षपात अनुभव करना पड़ता है। जो बच्चे हैं वो अपने सामान्य जीवन में, अपने स्कूल में इस बीमारी को छिपाते फिरते हैं, जिस वजह से कई बार वो अपनी दवाइयाँ समय पे नहीं ले पाते हैं। और खासकर विवाह इत्यादि में हमने देखा है कि मिर्गी के मरीजों के साथ बहुत अधिक भेदभाव होता है, जबकि मिर्गी भी एक अन्य बीमारियों की तरह एक शारीरिक व्याधि है। और ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 80% जो मिर्गी हैं वो पूर्णतया ठीक हो जाती हैं दवाई लेने के बाद। कुछ विशेष मिर्गी के मरीज़ हैं जिनमें लंबी दवाई चलती है, कई बार दवाइयों से पूरी तरह ठीक नहीं होती है, परंतु 80% जो रोगी हैं वे पूर्णतया स्वस्थ होते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बशर्ते उन्हें हमारा समाज जो है एक मौका तो दे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो मिर्गी के मरीज़ों को ऐसे हीन दृष्टि से ना देखें। और हम अपने समाज में आसपास देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु बहुत से ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने जीवन में सफलता का चरम जो है वो हासिल किया है मिर्गी होने के बावजूद भी। तो ऐसा नहीं है। मैं अपने मिर्गी से ग्रसित रोगियों को भी ये बताना चाहूँगा कि आप ऐसा ना समझें कि मिर्गी होने से आपका जीवन समाप्त हो गया और अब कुछ शेष नहीं रह गया है। मिर्गी एक छोटा सा आपके जीवन में रुकावट हो सकती है, परंतु आप अपने जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को मिर्गी होने के बावजूद भी प्राप्त कर सकते हैं और मिर्गी का बशर्ते आप सही प्रकार से उपचार लें। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कई बार हमने इलाज की बात की, हमने दवाइयों की बात की, तो हर पेशेंट जो है, अगर इंसान की बात करें तो अलग अलग है, उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी सबका अलग अलग है। तो मैं बात करूं, अगर हम कई बार कहते हैं कि कई जो मिर्गी का व्यक्ति है वो कहता है कि मैंने 3 महीने ही दवाइयां खाई, और किसी को जो है वो 6 महीने या साल तक खानी होती हैं। तो कई भ्रम जो है वो फैल जाते हैं कि मेरा 3 महीने में नहीं हुआ। तो कई तरह के मिथ जो है वो व्यक्ति अपने दिमाग में डाल लेता है और कोई दूसरा ट्रैक जो है वो पकड़ना शुरू कर देता है। तो वो कहाँ तक सही है? जैसा मैंने पहले बताया कि मिर्गी एक लक्षण है, वो रोग नहीं है। तो बुखार का इलाज जो है, अगर जुखाम का बुखार है तो 1-2 दिन तक चलेगा, अगर टीबी का बुखार है तो 6 महीने से 9 महीने तक भी दवाई लेनी पड़ सकती है।
तो एक जो धारणा किसी प्रकार से समाज में बन गई है कि मिर्गी की दवाई का एक कोर्स है जो 3 साल चलेगा और उसके बाद दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो मिर्गी है उसका जो उपचार है उसके कारण पे निर्भर करता है, और कारण ही यह निर्धारित करता है कि दवाई कितने समय तक लेनी है। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें दवाई कम समय तक के लिए लेनी पड़ती है, कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें दवाई जीवन पर्यंत भी लेनी पड़ सकती है। तो आप मिर्गी के उपचार में अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार चलें। ऐसी कई लोग हैं कि कहते हैं हम शर्तिया मिर्गी का इलाज करेंगे, आपको एक ही डोज में ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार की भ्रामक उनके झांसे में ना आए, और मिर्गी के इलाज के बारे में अधिकतर मरीजों को ये दवाई लंबे समय तक लेनी पड़ती है। बिल्कुल। और यह जो इसकी ड्यूरेशन है, जो जितनी अवधि है, ये कई सालों तक होती है। तो ऐसा नहीं है कि मिर्गी का इलाज 1, 2, 3 महीने में सभी में संभव है। अधिकतर मरीजों में दवाई लंबी चलती है। जो हमारी जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज हैं उसमें हम मिनिमम 2 वर्ष के लिए मिर्गी की दवाई देते हैं। उसके बाद हम पुनः उनका टेस्ट EEG इत्यादि करते हैं। यदि वो ठीक रहे तो खुद दवाइयाँ धीरे धीरे कम कर देते हैं, परंतु कई बार हमें दवाइयाँ लंबे समय तक देनी पड़ती हैं। तो सभी मरीज़ों में सिर्फ 3 वर्ष का या 2 वर्ष का ही कोई कोर्स है एपिलेप्सी की दवाइयों का, ये बात सही नहीं है, और ये प्रत्येक मरीज़ की बीमारी के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। परंतु ये अवश्य है कि जो दवाई है वो लंबे समय तक लेनी है, जो दवाई है वो नियमित रूप से लेनी है, और दवाइयों के साथ कुछ जो आपने सावधानियां रखनी है वो भी मैं यहीं पर बता देना चाहूँगा। उसमें एक तो है कि नींद जो है वो पूरी लेनी चाहिए। जो स्लीप डिप्राइवेशन है, नींद की कमी है, वो मिर्गी के दौरे का कारण बन सकती है। जो हमारे विभिन्न प्रकार के नशे हैं उनका सेवन, वह भी जैसे मद्य इत्यादि का सेवन, वह भी मिर्गी के जो दौरे हैं उनका ट्रिगर हो सकता है। और दवाई समय पर न लेना। हमारे पास इमरजेंसी में जो मरीज़ आते हैं दौरे के साथ, उसमें हम जब देखते हैं कि किस वजह से वो इमरजेंसी में है, तो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा प्रचलित कारण इमरजेंसी में आने का कि दवाई छूट गई या समय पर नहीं ली। तो दवाइयाँ हैं उस समय पर लेनी है। अधिकतर दवाइयों का ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि खाना खाने के बाद ही लेनी है, तो वो आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। बस उसका समय निर्धारित है, जितने बजे सुबह ली है उतने बजे ही शाम को लेनी है। और मिर्गी का एक दूसरा जो पक्ष है वो है गर्भावस्था के दौरान इसके बारे में विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मिर्गी की दवाइयों से जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसके अंगों में कुछ खराबियां आने की संभावना रहती है। पर उन्हें भी हम, अगर आप चिकित्सक के संपर्क में रहेंगे तो समय पर उन्हें हम डायग्नोस कर सकते हैं, उनका उचित निदान कर सकते हैं। और कंसेप्शन से पहले, गर्भावस्था धारण होने से पहले डॉक्टर से मिलना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि मिर्गी के जो ग्रसित महिला है वो गर्भ ठहरने के बाद हमारे पास आती है, परंतु उससे ज़्यादा आवश्यक है कि जब वो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तब हमारे पास आएँ, ताकि हम उनका उचित मार्गदर्शन कर सकें, उनकी दवाइयाँ यदि फेरबदल कर सकें, जिनसे नुकसान कम है वो वाली दवाइयाँ शुरू कर सकें। तो उससे जो है गर्भाधान में भी कोई समस्या आए इसकी संभावना बहुत कम हो सकती है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो, और कुछ प्रकार के व्यवसाय हैं जो मिर्गी ग्रसित व्यक्तियों को जो है नहीं करने चाहिए, जो कानूनन भी उन्हें इसकी सहमति नहीं है, जिसमें एक है ड्राइविंग। तो जो गाड़ी चलाना, क्योंकि मिर्गी के दौरे के यदि ड्राइविंग के दौरान आ जाए तो इससे बहुत नुकसान होने की संभावना है। तो ड्राइविंग से वो बचें। और अभी तक भारत में जो है मिर्गी के जो रोगी हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिले इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि दूसरे देशों में कानून इस प्रकार से हैं कि कुछ अवधि तक दवाइयों से यदि अगर दौरे जो हैं वो नियंत्रण में हैं तो उन्हें कंडीशनल अप्रूवल लिमिटेड ड्राइविंग का हो सकता है, परंतु भारत में अभी ऐसा नहीं है। तो ये जो है ड्राइविंग इत्यादि इससे उन्हें बचना है। बिल्कुल। सर, जो मिर्गी का की हम बात कर रहे हैं, क्या सर्जरी के माध्यम से भी इसे ठीक किया जा सकता है? एक तो मैंने जैसे बताया मिर्गी एक लक्षण है, तो यदि उसका कारण कोई ऐसा है जो सर्जरी या शल्य क्रिया के माध्यम से ठीक हो सकता है, जैसे किसी को कोई ब्रेन ट्यूमर है
और सर्जरी के माध्यम से ट्यूमर ठीक होगा तो मिर्गी भी ठीक हो जाएगी। तो वो तो है ही कि जिन बीमारियों का शल्य से चिकित्सा से इलाज होना है उसके लिए शल्य चिकित्सा अवश्य की जानी चाहिए। परंतु जिन व्यक्तियों को मिर्गी ऐसी है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, 2 दवाइयाँ 3-4 दवाइयाँ चल रही, फिर भी दौरे चल रहे हैं, उनमें कुछ विशेष प्रकार की एपिलेप्सी सर्जरीज जिन्हें हम बोलते हैं वो की जाती हैं, जिससे उनके दौरों को उनके नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो ऐसी जो एपिलेप्सी सर्जरी हैं वो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स पे ही उपलब्ध हैं। परंतु जिन व्यक्तियों के दौरे दवाइयों से नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, उनके पास एक ये ऑप्शन रहती है कि वो एपिलेप्सी सर्जरीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सभी प्रकार की हम इन एपिलेप्सीज़ को मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सीज़ बोलते हैं, जो दवाइयों से पूरी तरह नियंत्रण में नहीं होती। तो मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सीज़ के लिए एपिलेप्सी विभिन्न प्रकार की सर्जरीज जो हैं वो उपलब्ध हैं, और बहुत से रोगी हैं जो इससे अपने मिर्गी के रोग में नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय रहते इस समस्या को अगर आप जान लेते हैं, इसे लक्षणों को पहचान लेते हैं और इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह लेते हैं और समय पर दवाई खाने से इसे समाज में जो भ्रम है उनसे दूर किया जा सकता है और समय रहते इसका इलाज कराएं। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।